नमस्कार, स्वागत है आपका यूज टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी देख रहे हैं और ग्लोबल क्यूज अच्छे थे और खास तौर से आज ऑटो स्टॉक्स की रफ्तार देखने लायक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3% के आसपास की तेजी है। मारुति को लेकर अच्छे ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स आए हैं, बाय की रेटिंग आई है और 12 हज़ार तक के टारगेट्स निकल के आए हैं। इसके चलते आप शेयर में देखिए जबरदस्त रफ्तार है और आज लगातार 5वां सत्र है मारुति के शेयर में तेजी का। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आयशर भी चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में कुछ तेजी में देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 2% के आसपास की मजबूती है। लेकिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो फार्मा स्पेस में हम देख रहे हैं कि और हॉस्पिटल स्पेस में थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर आधे % से लेके 1% के आसपास तक की नरमी है। इसके अलावा टाटा स्टील आधा % नीचे है। एनटीपीसी में भी हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की कमजोरी है। टाटा स्टील के नतीजों पर भी नजर है कि नतीजों से पहले स्टॉक है कमजोर। अगर हम बाजार के ओवरऑल अगर हम मूड की बात करें तो सेंसेक्स इस वक्त है 600 अंक ऊपर, 60,500 के ऊपर और निफ्टी बैंक में है करीब करीब 150 अंकों के आसपास की तेजी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से आज बुल्स के फेवर में 1247 शेयर इस वक्त है हरे निशान में और उसके मुकाबले 733 शेयर इस वक्त लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। सवाल यह है कि अब आगे की राह बाजार के लिए कैसी होगी और आपके जो शेयर हैं बाजार में, जहां आपका निवेश है या फिर आपकी ट्रेड की पोजीशन है, आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हम आपको गाइड करेंगे और आपके जो भी सवाल है उसको भी हम शो में शामिल करेंगे। और आज आपको गाइड करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदेकर। आस्था जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। मंदार, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी था 18,000 के ऊपर, उम्मीद की जा रही थी कि शायद उसके ऊपर ओपनिंग होगी। हालांकि अटेम्प्ट तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है बाजार। 17,950 का स्तर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं। आज आप बताइए कि आज दिन भर की रेंज मंदार क्या होगी और यहां से मान लीजिए अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है 17,950 के आसपास, स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट करेंगे? और सबसे पहले आप ये बताइए, क्या सजेस्ट आप करें क्या लॉन्ग करने के लिए? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आखिरी सवाल पहले ले लेते हैं कि क्या लॉन्ग करने के लिए सजेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि फिलहाल ऐसा व्यू बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं। यानी 18,000 से लेके 18,200 250 ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेजिस्टेंसेस से भरा हुआ है। और पिछले अगर 10 महीनों का चार्ट भी अगर आप देखो तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ से निफ्टी नीचे आ चुका है। और इस वीक हमें इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में सुनने मिलने वाला है यूएस में। तो मुझे लगता है कि ऐसा जब एक सिनारियो बना है तो ऐसे फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि इंडेक्स ऊपर के लेवल्स ब्रेक करके इमीडिएटली एक नया हाई कर देगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, लेकिन अंडर करंट जो हमारे मार्केट में दिख रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। यानी नीचे की तरफ आप देखो, हमेशा बाइंग आ रहा है और मार्केट्स कंटिन्यूअसली ऊपर ट्रेंड करते हैं। जब भी एक करेक्शन देखने को मिलता है, नीचे में बाइंग आ जाता है। तो ये जो ट्रेंड है, ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है हमारे मार्केट्स के लिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये स्क्रिप्ट स्पेसिफिक मार्केट है। इंडेक्स अगर नए टॉप्स नहीं करता है तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, एक रेंज में ट्रेड करते रहेगा। यानी निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि 17,600 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ 18,100 18,200 इस तरीके का एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक 600-800 पॉइंट के रेंज में निफ्टी बना रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स है कि जिनमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और जैसे आपने शुरुआती में एक लिस्ट बता दी कि किस तरीके के आउट परफॉर्मेंस हैं, तो मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस चालू रहेगा इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के लिए। लेकिन निफ्टी के लिए फिलहाल तो एक लो प्रोफाइल होल्ड करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है। तो ये राय बाजार में आपको दे दी गई है, निफ्टी पर ये व्यू बता दिया गया। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका भी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। एवरीवन, मेरे को 2 स्टॉक्स के ऊपर राय चाहिए। नंबर 1 जो पहला स्टॉक है वो है सेंजर इलेक्ट्रो, जो कि मैंने 1000 शेयर्स लिए हुए हैं 197.50 के रेट से। दी सेकंड स्टॉक इज टीजीवी सराक,
जो कि मैंने 2000 शेयर लिए हुए हैं 55 रुपीज की प्राइस पे, और ये दोनों शेयर जो है मेरे पास ऑलमोस्ट 9-10 मंथ से हैं, मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ जी। ओके, ठीक है। आपको मुनाफा तो हो रहा है साजल इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहले इस पर सवाल ले लेते हैं। 1000 शेयर्स 197 के भाव पर हैं, 6-7 महीने से होल्ड कर रहे हैं और मुनाफा भी इनको यहाँ पर हो रहा है। आस्था, पहले तो स्टॉक पर राय दीजिए, साजल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें? अच्छे लेवल पर एंट्री की, फायदा भी मिल रहा है इनको इस स्टॉक में। YTD रिटर्न भी अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चला भी है, लेकिन अभी भी बड़े रहने की राय देंगे इस स्टॉक में, या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाए? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। सबसे पहले सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें होल्ड रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये लोड ब्रेक स्विचिंग सिस्टम्स वगैरह बनाते हैं और ये बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, अभी काफी ज्यादा एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो सेक्टर है ये काफी ज्यादा तेजी में है। दूसरी तरफ आज जिस तरह से DGX सिस्टम का भी एक IPO खुल रहा है, तो जब किसी क्षेत्र की कंपनी एक IPO के साथ आती है तो उसी क्षेत्र की बाकी कंपनियों को भी एक पुश मिलता है, और हमने अक्सर ये देखा है कि तब वो कंपनीज भी चलने लगती हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडस्ट्री यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री टेलविंड्स काफी ज्यादा सॉलिड है, तो सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। मैं इनको सलाह दूंगी कि अगर निकलने की जल्दी नहीं है तो बिल्कुल अपनी पोजिशंस को ये सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास SBI के 100 शेयर्स हैं 452 की बाइंग पर। मेरा व्यू है 2 से 3 महीनों के लिए। 2 से 3 महीने के लिए? अभिषेक, आपने ये शेयर कब खरीदे? हाल फिलहाल खरीदे क्या? नहीं, मुझे टाइम हो गया 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने हो गए हैं, 2 से 3 महीने और ये होल्ड कर सकते हैं। SBI का स्टॉक 586 रुपये के हाइस तक पहुंचा था ये शेयर, उसके आसपास ही हम कहेंगे टिकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अच्छी रैली हमने देखी। 520 रुपये से लेके 590 रुपये के आसपास तक शेयर ही गया। मंदार, आपसे जानना चाहेंगे, SBI 2 से 3 महीने का व्यू है, इसको भी होल्ड करना चाहिए और क्या टारगेट्स आप सुझाएंगे इसको? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का व्यू नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा लंबा व्यू अगर रखते हैं तो SBI में इन्हें बहुत बढ़िया सा मुनाफा हो सकता है। 2 से 3 के व्यू से भी, 2 से 3 महीने के व्यू से भी स्टॉक एक अप ट्रेंड में ही लग रहा है, यानी ऐसी कुछ खराब बात है नहीं। सिर्फ एक ही चीज है कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो और ज्यादा मुनाफा होगा। अब चार्ट पे अगर बात करते हैं तो देखिए एक इंपॉर्टेंट लेवल इसमें बना था 550 के आसपास, तो 550 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था कि जो ये स्टॉक ब्रेक करके ऊपर चला, आज भी इसके ऊपर ही है, 572 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 550 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसका ऊपर का टारगेट 650 से लेके 660 का होगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का व्यू, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू अगर देखो तो आपको समझ में आएगा कि एक 10 साल के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, यानी 2010 से लेके 2020 इस स्टॉक में कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं हुआ। एक साइडवेज काइंड ऑफ अ ट्रेंड इसमें बना रहा, और 2020 के बाद इस स्टॉक में मूवमेंट स्टार्ट हुए। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बढ़िया अपसाइड है। 3 साल का व्यू अगर रखते हैं तो इसमें एक 800 से 850 का ऊपर की तरफ का टारगेट बनेगा। तो 2 से 3 महीने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, और अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने बहुत जरूरी होते हैं। तो ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको 5-10% मिल जाए और निकल जाओ। एक स्टेडी बैंक है, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना ज्यादा बेहतर होगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ मोहन सिंह जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा GMR इंफ्रा है 35 रुपए में ले रखे 2000। अच्छा, मैं इसको 31 दिसंबर तक रखना चाहता हूँ और एक नए साल से इसको निकालना चाहता हूँ। ये कितने तक रुपए तक आ जाएगा? ठीक है, मंदार आप ही सजेस्ट करिए। ज़्यादा समय नहीं दे सकते, दिसंबर तक का ही समय दे सकते हैं स्टॉक को, और 35 पर लिया हुआ है। बहुत हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, 37 के पास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? अगर एक आध महीना और देते हैं स्टॉक को तो फिर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप?
पूजा जी देखिए बेसिकली इनका स्विंग ट्रेडिंग का व्यू मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म से स्विंग ट्रेडिंग का व्यू है इनका। तो अगर ये स्टॉक देखो तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एप्ट भी है, यानी एक सही स्टॉक भी है, क्योंकि अगर पिछले 6-8 महीनों का अगर इसका चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक 34 रुपीज और ऊपर में 42 रुपीज इस तरीके के एक रेंज में चल रहा है। तो 8 रुपए का इस स्टॉक के लिए रेंज बना हुआ है। 34 का सपोर्ट लेके ये स्टॉक बाउंस बैक कर देता है और ऊपर में 41-42 के लिए फिर से एम कर देता है। तो इनका इस तरीके का अगर व्यू हो, और एक पॉजिटिव बात है कि इन्होंने सपोर्ट के आसपास ही खरीदा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। 41-42 के लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहां पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो 33 का होगा, 33 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए और 41-42 के लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें और देखें कि ये ब्रेकआउट कर देता है या नहीं कर देता है। अगर ब्रेकआउट कर देता है 42 के लेवल को, तो ऊपर में 48-49 की लेवल्स भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, हमारे इंफ्रा को लेकर ये व्यू आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर जी नमस्कार, कौन से शेयर है आपके पास और क्या व्यू चाहिए आपको? शंकर से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन उनकी सवाल हमारे पास जरूर आ गए हैं। उनके पास 2 शेयर हैं, टीसीएस और पूनावाला फिनकॉर्प है। शुरुआत करेंगे टीसीएस के साथ। 75 शेयर हैं 3450 रुपए के भाव पर। आस्था टीसीएस 3450 के भाव के हैं और अच्छी बात यह है कि हमने देखा है कि इस महीने एक कंसोलिडेशन वाला फेज रहा है टीसीएस के लिए और कम से कम 3000 का जो स्तर था उसको प्रोटेक्ट करके रखा है शेयर ने। यहां से आपको आगे की राह कैसी दिख रही टीसीएस के शेयर की और आप सलाह क्या देंगे शंकर को? देखिए टीसीएस लॉन्ग के लिए नो डाउट काफी अच्छा कैंडिडेट है। सेक्टर टेलविंड्स अभी तो नहीं है लेकिन बाद में आएंगी। दूसरी तरफ इसने एक अपना पूरा यहाँ पे एक ब्रांड स्टैब्लिश किया है। तीसरी तरफ देखा जाए तो जो इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने सिक्योर किए हैं वो काफी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ब्रांड से भी हैं मेरे हिसाब से। और ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है आईटी स्पेस को लेके, ये धीरे धीरे अब एक थोड़ा थोड़ा सुधार की तरफ ही अग्रसर हो रहा है। सो ऑल एंड ऑल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है लेकिन समय सीमा 1 साल से ज्यादा रखिए तो ये बढ़िया मुनाफा देता हुआ नजर आएगा। मैं टीसीएस में बने रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, टीसीएस में बने रहने की सलाह है। इसको आप थोड़ा समय दीजिए, आपको ये शेयर रिवॉर्ड जरूर करेगा। एक और शेयर है शंकर के पास, वो है पूनावाला फिनकॉर्प का। 550 शेयर हैं 225 रुपए के भाव के आसपास के। इस पर हम आपसे मंदार राय चाहेंगे। हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव शेयर ने झेला है और शायद जो करेक्शन आया था, जो डिप आया था, उसको बाय करने की कोशिश की गई है 225 के भाव की और अब 315 रुपए के आसपास है पूनावाला फिनकॉर्प। हालांकि अगर हम फंडामेंटली देखेंगे थोड़ा सा महंगा शेयर ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन चार्ट्स इसके आपको अभी कैसे लग रहे हैं और अभी जो तेज़ी बनी है कुछ समय से, क्या आपको लगता है कि कंटिन्यू करेगी? अभिषेक जी सही कहा आपने कि डिप्स पे बाय किया है, बहुत ही बढ़िया लेवल पे इन्होंने बाय किया है, एक सपोर्ट लेवल पे बाय किया हुआ है। तो ये ट्रेड बहुत ही पॉजिटिव है। अब करंट लेवल्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस स्टॉक के लिए रेंज जो है वो 210 से लेके ऊपर में 340 345 इस तरीके का इस स्टॉक का रेंज बना हुआ है और पिछले 8-10 महीनों से इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्लस अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, यानी पिछले 3-4 साल का अगर चार्ट देखते हैं, तो इस स्टॉक में जिस तरीके का एक मूव देखने को मिला है, 20 रुपए से जो ये स्टॉक ऊपर में 340-350 की लेवल्स तक चला, इस मूव के बाद ऐसे लगता है कि अगला कुछ पीरियड जो है, यानी 2 से 3 साल का, वो कंसोलिडेशन का होगा और ये कंसोलिडेशन ये 210 और 340-345 की लेवल्स के बीच में होगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सपोर्ट पे बाय किया है, तो अब ये रेजिस्टेंस पे, जैसे रेजिस्टेंस के नीचे ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ पे इन्हों प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है और इस तरीके का एक स्विंग ट्रेड ये इस स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी जब भी ये आगे जाते हुए करेक्ट करेगा नीचे की तरफ 240-220 के आसपास आ जाएगा, तब धीरे धीरे करके ये बाय कर सकते हैं। नीचे में 200 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर से एक बार जब भी ये बाउंस बैक देगा 300-320 के लेवल्स पे, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का स्विंग ट्रेड जरूर कर सकते हैं। फिलहाल जो पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना ज्यादा बेहतर होगा।
ओके ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के जरिए हमें क्वेरी आई है। राजस्थान से मयंक जी ने भेजी है। एलआईसी के 15 शेयर्स जिनको 904 पर हुए हैं। एलआईसी में तो इस भाव पर इतने ऊपर जिन्होंने भी एंट्री ली या लेने की कोशिश की या फिर आईपीओ के समय भी जिनको अगर अलॉट हुआ है, सबको इस वक्त नुकसान हो रहा है। अभी भी देखेंगे हम ये स्टॉक तो 609 के पास कारोबार कर रहा है। हालांकि आज स्टॉक ऊपर है, लेकिन लगातार जो काफी समय से बने हुए स्टॉक में आईपीओ के समय से उनको यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। आस्था, आप क्या सजेस्ट करेंगे, आप राय दीजिए, एलआईसी में क्या करें? 904 पर इन्होंने लिया हुआ था। देखिए एलआईसी की बात करें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे ठीक ठाक हैं। कंपनी का पूरा फोकस है कि जो बीएनबी मार्जिन है वो ये यहाँ पे बढ़ाएं, और जिस तरह से प्रोडक्ट मिक्स को लेके भी यहाँ पे कंपनी अभी अपना फोकस रख रही है, तो मुझे लगता है वो भी एक मार्जिन एक्रेटिव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में। दूसरी तरफ अभी जो क्वार्टर गया था वहां पे भी इन्होंने अपने मार्केट शेयर में एक बढ़ोतरी दिखाई है, रिकवरी दिखाई है मार्केट शेयर में जो बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो भी कंपनी यहाँ पे स्टेप्स ले रही है, जैसे बीएनबी मार्जिन को, चाहे नॉन पार प्रोडक्ट मिक्स को लेके, मेरे को लगता है ये सब एक लॉन्ग टर्म प्ले हैं जो कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे असर करते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही एक अच्छा कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे गिरावट भी हो सकता है देखने को मिले। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, लेकिन अगर रिस्क नहीं ले सकते और अपनी पोजीशन को अनलॉक करना चाहते हैं तो पार्शियली एग्जिट कर जाएं, लेकिन फिर भी पार्शियल पोजीशन तो मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर आप एलआईसी के शेयर से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आगरा से विजय। विजय नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर, आपका पूरा साल 1 ईयर कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चैनल को। मैंने हाँ, तो मैंने ना सबसे पहले जब आपको जलंधर में देखा था, मैं ऐसे आगरा से हूँ, तो मैं तब से आके मैंने केबल ऑपरेटर से कहा कि ये इसको आप लगाएं। तो सर मेरा एक्चुअली क्या है, मैं ना कंपनीज में उनमें इन्वेस्ट करता हूँ जिसमें कुछ कम कंपनियां सेक्टर में हो। तो मेरे पास ना इस तरह जैसे एजिस लॉजिस्टिक भी है, एल कार्गो भी है, इस तरह में एक्साइड और मेरे पास अमर राजा बैटरीज हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता कि मैंने ना 484 में 50 शेयर्स लिए हुए हैं अमर राजा बैटरीज के, और एक्साइड के लिए हुए 142 में। और तो मैं जानना चाहता था कि क्या मैं इनमें बना रहा हूँ या एग्जिट करूँ। और दूसरा एक क्वेश्चन होता है, मैं ना इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में। ठीक है, चलिए तो किस लेवल में इसमें मैं इन्वेस्ट करूँ? क्वेस्ट QUESS। ठीक है विजय जी, चलिए इस पर हम 1 बाय 1 आपके लिए हम सलाह लेंगे। पहले आपकी जो बैटरी के वाले जो स्टॉक्स हैं, हमारा राजा और एक्साइड, उसकी बातचीत करते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में आपको फायदा हो रहा है। आस्था, आपसे समझना चाहेंगे, जो गेंस की उम्मीद थी शायद वो तो नहीं मिले हैं, लेकिन इनके भाव से ज़रूर ये दोनों शेयर ऊपर हैं। यहाँ से आप भविष्य किस तरह से देख रहे हैं इन दोनों कंपनियों का, और ख़ास तौर से उस परिप्रेक्ष्य में कि जिस तरह से ईवी को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अब माहौल पूरा बदल रहा है, पूरा गर्म हो रहा है, उस संदर्भ में बताइएगा। और यहाँ से आप किस तरह के अपसाइड देख रही हैं? जी अभिषेक जी, आपने बहुत सही बोला। ईवी को लेके यहाँ पे काफी बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक्साइड की बात करूँ तो 60% मार्केट शेयर ये होल्ड करता है ऑटोमोटिव सेगमेंट में बैटरीज को लेके। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी है, और जो ये ट्रांजिशन ईवी की तरफ हो रहा है, इसका ये प्राइम बेनिफिशियरी रह सकता है। दूसरी तरफ अपना यहाँ पे कंपनी इन सभी चीजों को देखते हुए एक्साइड यहाँ पे अपना केपेक्स प्लान भी कर रही है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं जो ये बनाता है, उसको लेके पूरा एक केपेक्स प्लान भी कंपनी की तरफ से अनाउंस हुआ है। तो मेरे हिसाब से कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये जो ईवी को लेके डिमांड आने वाली है और ऑलरेडी इतना बड़ा मार्केट शेयर है, तो वो भी कंपनी को एक अच्छी पोजीशन में खड़ा करता है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगी कि एक साइड में तो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें, अभी इसमें से ना निकलें। ऑल्दो मुनाफा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक साइड में मैं यहाँ पे रिटर्न की काफी अच्छी उम्मीद कर रही हूँ 180 से 200 के लक्ष्य के लिए। एक साइड में बने रहने की सलाह है। लेकिन विजय जानना चाहते हैं क्वेस्ट कॉर्प के बारे में। मंदार जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या ये सही लेवल है अगर क्वेस्ट कॉर्प खरीदना है तो? क्योंकि हमने देखा था कि सितंबर के जो भी गेंस थे स्टॉक में, वो अक्टूबर में पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हैं, और उसी स्तर पर है जिस स्तर पर ये शेयर अगस्त के आखिर में हुआ करता था। यहां से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं?
अभिषेक जी देखिए, क्वेस्ट कॉर्प अभी तो एक कंसोलिडेशन में है। जो करंट लेवल्स हैं 550 540 ये स्टॉक के लिए सपोर्ट बनते हैं। यानी पिछले अगर 6 महीने का स्टॉक अगर आप देखो तो यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है। तो अगर एक शॉर्ट टर्म व्यू है, एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर इसमें पोजीशन बनानी हो तो बिकॉज ये स्टॉक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो इसमें पोजीशन जरूर बन सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 530 का होगा, 530 का स्टॉप लॉस से इसमें एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। और ऊपर में कुछ दिनों में इसमें 650 से लेके 700 तक का एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके का एक पिछले 6-8 महीनों का ट्रेंड हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है, एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ अ ट्रेड, वो अगर कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है कि इसमें स्विंग ट्रेड जरूर बन सकता है। सिर्फ 530 का इसमें स्टॉप लॉस रखना है। लॉन्ग टर्म के व्यू से अभी भी ये कंसोलिडेशन में बना हुआ है, अभी लॉन्ग टर्म पे इसमें व्यू नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं कि जो इस स्टॉक ने ब्रेक करके ऊपर चलने की, जिसके बाद इसमें एक लॉन्ग टर्म का व्यू जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म के व्यू से, एक स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से जरूर पोजिशन बन सकती है। नहीं, आरवीएनएल की बैटरी स्टॉक्स में दे दी गई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये जयपुर से नाथमल जी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। नाथमल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर आरवीएनएल है मेरे पास 4000 और ये मेरे लिए हुए करीबन 12 से 13 महीने हो गए और अभी ये 30 रुपये 15 पैसे में लिए हैं मैंने। एक सवाल तो ये है और एक आईटीसी पे है सर। 30 रुपये, ठीक है, 30 रुपये 15 पैसे पे इन्होंने आरवीएनएल का स्टॉक लिया हुआ है, 4000 शेयर्स, और इस वक्त मुनाफे में है। 40 रुपये के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। मंदार आप ही राय दीजिए। रेल विकास निगम 4000 शेयर्स 30 रुपये 15 पैसे पर है इनके पास, मुनाफा हो रहा है, क्या बने रहना चाहिए? और आईटीसी पर भी राय दीजिए। 200 शेयर्स 247 के भाव पर इनके पास अभी इस वक्त पड़े हुए हैं। दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए, क्या करें? पूजा जी देखिए, आरवीएनएल से स्टार्ट करते हैं। आरवीएनएल एक तो अच्छे खासे अपट्रेंड में बना हुआ है। पिछले 2-2.5 साल से ये स्टॉक एक अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए और होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस है वो 33 रुपीज का होगा। 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अब ऊपर की अगर बात करते हैं तो 42 से लेके 45 इस तरीके का इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब मुझे लगता है कि इसमें 65 से लेके 70 रुपए के इसमें टारगेट्स बन जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जरूर होल्ड कीजिए और 33 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखिए। दूसरा जो सवाल है आईटीसी के बारे में, आईटीसी आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी अभिषेक जी, देखिए आईटीसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आईटीसी पिछले 2 साल से तो एक बढ़िया से अपट्रेंड में बना हुआ है, सारे एफएमसीजी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर चुका है। अब जो करंट लेवल से यहाँ पे इसमें एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है 367 368, ये जो लेवल है ये बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद एक व्यू चेंज होगा जरूर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिस तरीके का मूव हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला, यानी 200 से ये स्टॉक 360 तक चला है, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है और रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉक ट्रेड करता है तो मुझे लगता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आरवीएनएल में निवेशित रहने की सलाह है। आईटीसी को लेकर भी आपको व्यू मिल गया है। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ हैदराबाद से हैं रमेश जी फोन लाइन पर। रमेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी, मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं। एक है बिरला सॉफ्ट 1972 क्वांटिटी है 1972 और 360 का भाव है। एवरेज करते करते 360 पे आया हूँ और अभी भाव बहुत नीचे चल रहा है सर, 270 के आसपास भाव चल रहा है। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या उम्मीदें हैं सर, कब तक ये मेरे को होल्ड करना पड़ेगा? दूसरा स्टॉक है मेरे पास बासफ इंडिया का, जो कि केमिकल स्टॉक है, 200 क्वांटिटी है मेरे पास और मेरा भाव 3230 है। ये भी काफी नीचे चल रहा है सर। तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मेरे को एक राय जाननी है सर। ठीक है, आपको गाइड करते हैं। बिरला सॉफ्ट है, आईटी स्टॉक्स की अगर हम बात करें और ख़ास तौर से अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर मिड कैप आईटी की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में से एक है बिरला सॉफ्ट का। ईयर टू डेट यानी कि 2022 में ये शेयर
अब आधा हो गया है, 50% से ज़्यादा गिरावट है। 350 की एवरेज प्राइस है, लेकिन उसके भी नीचे अभी ये शेयर ट्रेड करा। 268 रुपये का भाव है। हालांकि हम देख रहे हैं कुछ समय से थोड़ा सा आईटी स्टॉक्स संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप आईटी में तस्वीर कितनी बदली है ये समझेंगे, क्योंकि दिग्गजों से तो थोड़े ट्रेंड साफ होने लगे हैं। लेकिन आस्था जी, आप ये बताइए कि बिरला सॉफ्ट काफ़ी नीचे इनके एवरेज प्राइस से भी, और अब किसी रिकवरी के संकेत अभी दिख नहीं रहे शेयर में। आप क्या सलाह देंगे, बने रहें या फिर अगर आईटी में रहना है तो कहीं और स्विच कर लें? देखिए, बिरला सॉफ्ट की बात करें अभिषेक जी, तो अभी नतीजे आए थे। नतीजों में बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ खास ऑप्टिमिज्म नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में जब हमने देखा तो ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। सबसे पहले तो कंपनी को यहाँ पे सप्लाई साइड चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अभी इतना ज्यादा यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ। तीसरी तरफ जो इनके क्लाइंट्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इन सब के चलते हम देख पा रहे हैं कि कंपनी ने इतना अच्छी ग्रोथ अभी दिखाई नहीं है। और इनफैक्ट मैनेजमेंट तो यहाँ पे काफी ज्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहा था कि ये लोग अच्छी ग्रोथ दिखा देंगे FY23 में, लेकिन इन सब फैक्टर्स के चलते हमें उम्मीद कम है। तो बिरला सॉफ्ट अब ये जो कहानी बन गई है ये एक साल की नहीं, मेरे हिसाब से एटलीस्ट FY24 तक जाके अगर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले तो मिले। तो इतना लंबा अगर रख सकते हैं तो होल्ड करिए, नहीं तो पार्शली चाहें और वेट नहीं कर सकते तो एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि कंपनी से अभी एटलीस्ट नियर टर्म में तो बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि बहुत बढ़िया यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ठीक है, बिरला सॉफ्ट को लेकर ये भी, लेकिन बासफ इंडिया के भी 200 शेयर हैं 3230 रुपये के भाव पर, और अब ये ट्रेड कर रहा है 2800 रुपये के आसपास की प्राइस है। हालांकि जो नतीजे आए थे अनुमान से वो बेहतर साइड पर ही आए थे, और आज इसमें हम मजबूती भी देख रहे हैं करीब करीब 2% की आसपास की। मंदार, BSF इंडिया, इस पर आपका क्या व्यू है और इसके चार्ट्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं? अभिषेक जी, देखिए BSF ये भी एक फिलहाल करेक्शन कंसोलिडेशन मोड में है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक हाल ही में जो एक अप ट्रेंड इसमें बना हुआ था 2019 के बाद, स्टॉक को 1000 रुपए से ये स्टॉक ऊपर 3800 3900 तक चला। तो इस तरीके का एक अपमूव होने के बाद हमने हमेशा देखा है कि 1 से 3 साल का करेक्शन कंसोलिडेशन बनता है, और उसी तरीके का ट्रेड इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 1 साल से ये स्टॉक आप देखो तो नीचे की तरफ इसमें जो सपोर्ट बना है वो 2300 2400 के आसपास इसमें सपोर्ट बना हुआ है, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो 3300 से लेके 3500 तक के इसमें रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये जरूर होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि ये स्टॉक फिलहाल करेक्शन में मोड में है, तो और 2 साल ये करेक्शन चल सकता है। अगर इतना होल्ड नहीं करना है तो मुझे लगता है कि एग्जिट करना बेहतर होगा, और जब भी अगली बार ये अपॉर्चुनिटी देगा या जब भी ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड करेगा तब इसमें एंटर करें तो वो ज्यादा एक बेहतर ट्रेड होगा। फिलहाल तो करेक्शन मोड है और 2 साल ये करेक्शन चलेगा। 2 साल? हाँ जी अभिषेक जी, जिस तरीके का एक अपमूव स्टॉक में बना हुआ है, यानी 1000 रुपए से ये स्टॉक 3800 तक चला, यानी आप देख सकते हैं 3 टाइम्स स्टॉक ने रिटर्न जनरेट किया, 3 to 4 टाइम्स। तो इस तरीके का रिटर्न कोई भी स्टॉक जनरेट कर देता है, तो 1 से 3 साल का तो करेक्शन इसमें बनता ही बनता है। तो मंदार जी, ये काम करते हैं ना कि इनको एग्जिट करा ही देते हैं, फिर कोई स्टॉक बता दीजिए इनको। देखिए, हाल ही में लेटेस्ट में एक अच्छा बढ़िया स्टॉक है कि जो ये देख सकते हैं, छोटा स्टॉक है, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 83-84 लेवल्स के आसपास ये ट्रेड करता है। 75 रुपीज के स्टॉप लॉस से ये बाय करना है। मुझे लगता है कि अगर 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर होगा, यानी ऊपर में 160 से 180 का इसमें टारगेट बनेगा। ठीक है, टूरिज्म कॉर्प ये शेयर आप चुन लीजिए। बासफ इंडिया में करेक्शन थोड़ा लंबा चलेगा, तो धैर्य है तो आप बने रहिए, अदरवाइज आप यहाँ से स्विच करके जो विकल्प आपको मंदार जी ने बताए हैं वहाँ पर आप अपना निवेश कर सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यूएस स्टॉक्स में, और एक बार हम जायजा ले लेते हैं। बाजार में हम देख रहे हैं कि 17,950 का स्तर है, उसके आसपास ही इस वक्त बना हुआ है। 17,953 का स्तर है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। M&M टॉप गेनर है, 3.5% के आसपास की तेजी है। ऑटो नंबर्स भी कल आएंगे, देखना होगा किस तरह से अक्टूबर की सीरीज निकल के आती है। लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ी सी तेजी वहां पर बढ़ी है, 150 अंक ऊपर था निफ्टी बैंक, अब 200 अंक ऊपर है, और हम देख रहे हैं कि
थोड़े से बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज हमें तेज़ी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम BSE की बात करें तो सेंसेक्स 60,530 पर है, करीब करीब 600 अंक ऊपर है। और अगर आप सेंसेक्स की तस्वीर देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ 4 शेयर ऐसे हैं जो लाल निशान के साथ कर रहे हैं कारोबार: इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, NTPC, डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन M&M वहाँ भी है टॉप गेनर 3.5% के आसपास की मजबूती के साथ, और उसके जस्ट नीचे है सन फार्मा, और मारुति वहाँ पर है 2 से 3% के आसपास की तेजी। लेकिन चलिए अब नतीजों की बात करेंगे। नतीजों का सीजन चल रहा है और JSW एनर्जी ने Q2 नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के अन्य आय से सपोर्ट मिलने से मुनाफे में ग्रोथ हुई है। सालाना मुनाफे में करीब 35% की बढ़त आई है और आय 14% बढ़ी है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के ज्वाइंट MD और CEO प्रशांत जैन। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे सर हम ये समझना चाहेंगे कि मर्चेंट सेल्स जो है थोड़ा सा वहां पर हमने कमी देखी है, अगर हम तिमाही आधार पर बात करें तो ये बताइए कि इसके पीछे रीजन क्या है और आगे की राह आप किस तरह की देख रहे हैं? नमस्कार एंड आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को जी आपको भी वर्ष की भी शुभकामनाएं। देखिए, पिछले क्वार्टर के अंदर में जो पावर डिमांड की ग्रोथ है वो 5.7% की रही, जबकि इससे पिछले वाले क्वार्टर में जो कि Q1 था उसमें 18% की पावर डिमांड ग्रोथ थी। और थोड़ा डिमांड में मॉडरेशन होने की वजह से मर्चेंट का जो वॉल्यूम है वो 18% साल दर साल की दर से घटा है Q2 में। और इसकी वजह से पावर के जो प्राइसेस हैं वो भी मॉडरेट हो गए, वो भी घट के 5 रुपए 70 पैसे आ गए। और जब जहां तक कि आपको आइडिया है कि फ्यूल प्राइसेस, थर्मल कोल बढ़ने की वजह से, प्राइसेस बढ़ने की वजह से काफी एलिवेटेड उस पे चल रहे हैं, और थर्मल कोल के प्राइसेस $330-325 के आसपास क्योंकि पिछले पूरे क्वार्टर में चले। इसकी वजह से मर्चेंट मार्केट थोड़ा सबड्यूड रहा हमारे लिए, और वही आपने एक फर्क उस पर देखा। सर आपसे समझना चाहेंगे कि जो मार्जिन का जो फिगर है उसमें हमने शार्प हमने गिरावट देखी है। क्या इसके पीछे फ्यूल कॉस्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो रीजन है या फिर कोई और वजह है, और आगे जाकर आपको लगता है कि मार्जिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, हमारा जो पावर का मार्जिन होता है वो रुपीस पर किलोवाट आवर में एक फिक्स्ड होता है, और फ्यूल हमारे यहाँ पास थ्रू होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, फ्यूल प्राइस करीब 125-130% बढ़ गई, उसकी वजह से टोटल पावर कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन मार्जिन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आपको नीचे दिखेगा, लेकिन इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट वाज सेम। तो इसकी वजह से हमारी जो EBITDA है पिछले साल के मुकाबले 2% उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन क्योंकि फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से सेल्स का रेवेन्यू ज्यादा दिखाई दिया, और वही मार्जिन में होने की वजह से उसको परसेंटेज मार्जिन में वो कमी दिखाई दी। तो जब तक ये फ्यूल प्राइस एलिवेटेड रहेंगे, हमारा मार्जिन का जो परसेंटेज ऑफ सेल्स की फॉर्म में कम दिखाई देगा। जैसे ही फ्यूल प्राइस कम हो जाएंगे, ये मार्जिन वापस 44-45% पे दिखाई देगा। परफेक्ट, ठीक है। प्रशांत जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, न्यू एनर्जी को लेकर उत्साह है, गवर्नमेंट से थोड़ा सपोर्ट भी है, और आप भी उस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। मित्रा का जो आपने एक्विजिशन किया है, ये बताइए कि ये एक्विजिशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा और आप किस तरह की कैपेसिटी आप उससे देख रहे हैं? ये टोटल 1750 मेगावाट का एक्विजिशन है, जो कि इस करंट वर्तमान क्वार्टर के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हमारा CCI अप्रूवल आ चुका है, कुछ हमारे बैंकों के अप्रूवल्स पेंडिंग हैं, जो कि इस क्वार्टर में आने के बाद में हम इसको कंसोलिडेट करेंगे। और इस एक्विजिशन के बाद में हमने करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड सिनर्जी का एनहेंसमेंट का हमने मार्केट को गाइडेंस दिया है, जो अगले 12 से 14 महीने में हम अचीव करेंगे। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, आप देश में इंफ्रा स्पेस में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं, तो तमाम कंपनियों की कोशिश है कि वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाया जाए, और आप भी अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये बताइए कि जो बैटरी स्टोरेज वाला जो आपका वेंचर है, पॉलीसिलिकॉन के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर या फिर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर क्या विज़न है आपका?
देखिए, ये तीनों चीजें न्यू एज इकोनॉमी के लिए है। तो जैसे जैसे अभी रिन्यूएबल की कैपेसिटी कंट्री के अंदर में बढ़ती जा रही है, आज की तारीख में एज वी आर स्पीकिंग 408 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें 160 गीगावाट की 165 गीगावाट की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी है। और जैसा आप जानते हैं, रिन्यूएबल कैपेसिटी सोलर दिन में 6 घंटे मिलती है, विंड एवरेज करीब 8 घंटे मिलती है, हाइड्रो एवरेज में करीब 12 घंटे के करीब मिलती है साल के एवरेज में। तो हमको ऐसे सॉल्यूशंस ग्रिड के लिए डिप्लॉय करने पड़ेंगे जो कि पावर को कुछ समय स्टोर कर ले जब ये पावर आ रही है, और बाद में जब नहीं आ रही है उस समय ये दे। तो स्टोरेज सॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी की डायरेक्शन में हमने काम करते हुए अभी ये लिथियम आयन बैटरी का वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंडर जो सेकी ने किया था 1000 मेगावाट आवर का, वो हमने अभी जीता है, जो कि अभी हम अगले 18 से 20 महीने में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह हम हाइड्रो पंप स्टोरेज पे भी काम कर रहे हैं। करीब 50,000 मेगावाट आवर की हमने रिसोर्सेज को ऑलरेडी ले लिया है, जो कि हम अगले साल से कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन टू मॉलिक्यूल बिजनेस इज वन थिंग, जो कि हाइड्रोजन इकोनॉमी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में काफी इसके बारे में चर्चा की थी, और गवर्नमेंट का इसका बड़ा फोकस है। तो हम लोग उसके ऊपर में भी काम कर रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंडिया में आज की तारीख में सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, केवल असेंबली होता है, लेकिन पॉलीसिलिकॉन एंड देन इनगट्स, वेफर्स, वो सब यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। तो हम वो सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी नई गवर्नमेंट ने एक 24,000 करोड़ की एक PLI स्कीम अनाउंस की है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें फिर हम पॉलीसिलिकॉन कंट्री में बनाएंगे, और ये सब फैसिलिटीज इंडिया में आके नई हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर में काम होगा। सो हिंदुस्तान काफी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और हम उसमें उस अपॉर्चुनिटी में JSW एनर्जी से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है सर, हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आज शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और कंपनी के नतीजों के साथ साथ आगे का आउटलुक भी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल लेंगे। पंजाब से दिलावर सिंह का सवाल आया है इनके पास है। हुतामा की PPL के, हुतामा की इंडिया के, माफ़ कीजिएगा, उसका नाम अब बदल गया है। 480 शेयर हैं 250 रुपये के भाव पर, 250 की खरीद है, 218 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और यही रेंज रही है मंदार 150 से 250 वाली। तो हम कह सकते हैं कि अपर एंड वाली जो रेंज है उसके आसपास जाने की थोड़ी सी कोशिश है शेयर की। हुतामा की हम देख रहे हैं कि अब थोड़ी सी पैकेजिंग की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से कई राज्यों में प्लास्टिक पर बैन लगा है। आप ये बताइए कि इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं, और आप क्या सलाह देंगे दिलावर को? मंदार जी। अभिषेक जी, अभिषेक जी, देखिए पिछले 2 साल से तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अब अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखता हूं, यानी पिछले 3-4 महीनों का चार्ट देखता हूं, तो स्टॉक में अप ट्रेंड जरूर बना है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि इसमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 235-236 के लेवल्स पे। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हाँ, यस, हम कह सकते हैं कि स्टॉक में 280 से लेके 320 तक की मूव्स बन जाएंगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसे नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें पोजीशन ना बनी तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर है तो यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए, और 235-236 का लेवल जब भी ये ब्रेक करके ऊपर चलेगा तब इसमें हम रिव्यू करेंगे, या फिर एक फ्रेश पोजीशन बन सकती है फिर 230 के स्टॉप लॉस से, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। तो फिलहाल तो मेरी राय रहेगी कि एग्जिट कर दीजिए, और 235-236 लेवल ब्रेक होने की राह देखिए। ठीक है, हुतामा की PPL को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अब अगला सवाल लेंगे अमित जायसवाल का, वाराणसी से। इन्होंने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप किया है। इनके पास है मदरसन सुमी के 300 शेयर 75 रुपए के भाव पर। 75 रुपए के भाव पर मदरसन सुमी के शेयर हैं आस्था 300। आपकी क्या राय होगी इस शेयर को लेकर? और हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को निराशा हुई है, क्योंकि नाम काफ़ी बड़ा है और बिजनेस भी काफ़ी सॉलिड है। यहाँ से आपको कैसा भविष्य लग रहा है इसका? सबसे पहले तो मदरसन सुमी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये
वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री है उसमें ये एक तरह से मार्केट लीडर है। ऑल्दो मेरे हिसाब से अभी जो इनको है यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये काउंटर अच्छा लगता है क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर एज अ होल मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रहा है और ये पूरा एक तरह से प्योर प्ले है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि काफी ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई है इनके बिजनेसेस में। मदरसन सुमी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्योंकि मदरसन सुमी सिस्टम्स अलग से निकल के आया है और जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है ये सारी जो कदम उठाए गए हैं ये लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अभी तो नुकसान है पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कैंडिडेट है, इसलिए होल्ड करने की सलाह दी। ठीक है, लंबी अवधि के लिए संवर्धन मदरसन को होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है विपिन पांडे का सवाल। इनके पास है JSPL के 399 शेयर 281 रुपए के भाव पर। काफ़ी अच्छे भाव की इनकी खरीद है और शेयर में हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। मोमेंटम में ये स्टॉक है 460 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है और जून के बाद से बहुत अच्छी तेज़ी बनी है। आस्था JSPL 281 खरीद 460 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आंशिक रूप से मुनाफा वसूल है या फिर अभी बने रहे? मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा यहाँ बने रहना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक जो थोड़ा सा सेकेंड हाफ ऑफ FY23 में जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है वो ये है कि ये जो रहेगा पूरा सेकेंड हाफ ये थोड़ा सा सॉफ्ट रह सकता है, उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं। डेट रिडक्शन भी कंपनी यहाँ पे कर रही है बट अभी वो उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का है या उस क्वांटम का नहीं हो रहा है जिस क्वांटम का चाहिए। और दूसरी तरफ सेक्टर स्पेसिफिक फंडामेंटल्स भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पे ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी अगेन एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी है और वैसे भी इनको मुनाफा हो रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो बिल्कुल बने रहे। ठीक है, बने रहने की सलाह है। JSPL के शेयर में मुंबई से अब राजेश शर्मा जी का सवाल लेंगे। इनके पास है एम्फेसिस के शेयर हैं 40 और भाव है 2160 रुपये का। एम्फेसिस अगर हम इस साल की बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास की गिरावट आई है और लोगों को हैरत इस बात की हो रही है कि कंपनी नए क्लाइंट्स जोड़ रही है, बावजूद इसकी जो कमजोरी है उससे ये शेयर उबर नहीं पा रहा है। आप देखिए 1969 रुपये का भाव है, 2160 ही खरीदे, यानी कि इनके खरीद भाव से तकरीबन 200 रुपये ये शेयर नीचे है। मंदार जी, कोई उम्मीद आपको कि रिवर्सल इस शेयर में आएगा और आएगा तो कब आएगा? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली ये स्टॉक तो हर सपोर्ट ब्रेक करते हुए नीचे जा रहा है। यानी आईटी स्टॉक्स में हमने जरूर पिछले 10 महीनों में वीकनेस देखने को मिला है, लेकिन जो लीडिंग आईटी स्टॉक्स हैं उनमें सपोर्ट भी बने, कंसोलिडेशन भी बना हुआ है, यानी सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी किया है ये स्टॉक्स ने। लेकिन इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो ये सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, अभी तक तो नहीं किया है। कंटिन्यूसली एक नया बॉटम करते हुए नीचे आ रहा है। अब हाल ही में अगर देखते हैं तो एक सपोर्ट बना हुआ था 1980 के लेवल्स पे, वो भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, फिलहाल उसी के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें डाउनसाइड और बनेगी। देखिए अगले सपोर्ट जो स्टॉक में हैं वो सीधे बनते हैं 1800 1820 के आसपास और उसके नीचे 1600 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 1980 के नीचे ट्रेड करता है तब तक इसमें वीकनेस रहेगा, एग्जिट कर दीजिए। जब भी ये 1980 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा तब हम इसे रिव्यू कर सकते हैं, क्या ये बेस बनाएगा, क्या यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये सारी चर्चा हम उसके जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो वीकनेस लग रहा है, एग्जिट करना ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एम्फेसिस को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से प्रदीप का सवाल आया है। प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास सिंगर इंडिया जो कि मैंने 76 रुपए पे बाई किया है 1000 शेयर। आपने हाल फिलहाल खरीदे प्रदीप इस शेयर? ये हाँ जी, सिंगर इंडिया वन मंथ पहले खरीदा था सर मैंने इसको। कितना समय आप दे सकते हैं इसको? सर इसको मैं 2 3 4 5 साल दे सकते हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे होल्ड करने के लिए लिया है। ठीक है, 5 साल दे सकते हैं, अच्छी बात है। हमने देखा था कि ये शेयर 38 रुपये से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाकर अब ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर हम जून के लेवल से अगर हम बातचीत करें तो 76 रुपये पर आ गया है फिर से अपने भाव पर। आस्था सिंगर इंडिया नजरिए की कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 साल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप सलाह देंगे क्या? अभिषेक जी माफी चाहूंगी, सिंगर इंडिया
बताइए क्या व्यू है आपका, होल्ड करना चाहिए? अभिषेक जी देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखते हैं तो ये करंट लेवल्स पे स्टॉक में बड़ा रेजिस्टेंस है। यानी फॉर एग्जांपल 2021 का अगर मूव देखते हैं स्टॉक का, तो एक बढ़िया सी मूव बनी थी 20 रुपए से 17 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 90 रुपए तक चला था। बहुत ही स्ट्रांग मूव थी, वॉल्यूम्स भी बढ़िया थे, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस फेस करके ये स्टॉक फिर से नीचे आ गया। और अब की बार उसी तरीके का एक ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। यानी अगस्त के महीने में स्टॉक में बड़ा उछाल देखने को मिला। 50 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 85 रुपए तक ये ऊपर चला, लेकिन ये करंट लेवल्स पे स्टॉक में रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना ज्यादा बेहतर होगा। ये रेजिस्टेंस जो है 85 से लेके 91 के बीच में, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद इसमें अगर एक फ्रेश पोजीशन बनाते हैं वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां से वो ब्रेकआउट के बाद जो एक मूव स्टार्ट होगी वो बहुत ही फास्ट मूव होगी। तो फिलहाल रेजिस्टेंस के नीचे तो यहाँ पे एग्जिट करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सिंगर इंडिया से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं मंदार जी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है धनलक्ष्मी बैंक को लेकर, और खबर यह है कि राइट्स इशू की प्रक्रिया फिर से शुरू करने वाला है बैंक। और इस बड़ी खबर पर ज़्यादा डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। अंकुर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? ये धनलक्ष्मी बैंक राइट्स इशू की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू कर सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चूंकि अब केरला हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लिफ्ट हो गया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते केरला हाईकोर्ट ने जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटीशंस को डिसमिस कर दिया था। जो एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैं वो केरला हाईकोर्ट इसलिए गए थे क्योंकि उनको बोर्ड में जगह नहीं दी गई थी और उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो इससे मैनेजमेंट को काफी बल मिला है। उनका जो राइट्स इशू पहले उन्होंने Q1 में प्लान किया था उस पर वापस काम कर सकते हैं। अभी जो सेबी के नियम है उसके मुताबिक एक लेडी बोर्ड मेंबर होनी चाहिए बैंक के बोर्ड में, और तभी वो राइट्स इशू पूरा कर सकते हैं। तो अब वो अपॉइंटमेंट्स जो बैंक है वो पूरा कर सकता है क्योंकि कोई स्टे नहीं है, और बैंक कोशिश यही कर रहा है कि जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। अभी 2 हफ्ते में बैंक की ईजीएम भी है, लेकिन अब सूत्रों की माने तो उस ईजीएम में कुछ कंटेंशियस इश्यूज का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी साफ है कि यहाँ पर उनके जो एग्रीव शेयर होल्डर्स हैं उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एमडी और सीईओ की पावर्स को कर्व करने वाला जो क्लॉज है जहां पर चर्चा होनी है वहां पे सिर्फ चर्चा हो सकती है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई वोटिंग नहीं हो सकती। तो यहां पर बैंक कोशिश यही कर रहा है कि फिर से राइट्स इशू को शुरू किया जाए और अपने जो कैपिटल रेशियोज हैं उसको सुदृढ़ करे। ठीक है, धनलक्ष्मी बैंक के राइट्स इशू को लेकर ये बड़ी खबर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा ये आपको लिए जानकारी लेकर आए थे। और हालांकि शेयर में देखिए थोड़ी सी नरमी है, आधे % के आसपास की, लेकिन बाजार का जो मूड है पूरी तरह से आज बेहतर है। करीब करीब 200 अंक ऊपर है निफ्टी, बिल्कुल 18,000 के आसपास है, और आज लगातार तीसरा दिन है तेजी का। अच्छे ग्लोबल संकेत हैं, लेकिन आगे के संकेत अभी कैसे रहेंगे और बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से शेयर या फिर कौन से सेक्टर्स यहां से आउट परफॉर्म करेंगे, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानसी, बताइए बड़े एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, शुरुआत हर्ष उपाध्याय की राय से, जो कि कोटक AMC से हमारे साथ जुड़े थे, उनसे करते हैं। बाजार पर उनका कन्विक्शन पॉजिटिव है। उनका ये कहना है कि मध्यम से लंबे वक्त के लिए बाजार अच्छे रिटर्न्स देगा। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बैंक, ऑटो, इंडस्ट्रियल्स पर उन्होंने पॉजिटिव आउटलुक जताया, और IT और मेटल सेक्टर में निवेश उन्होंने घटाया है। तो यहाँ से कन्विक्शन जो है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा तुषार प्रधान जो HSBC एसेट मैनेजमेंट से हैं, बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि IT, ऑटो, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जिन पर वो काफी बुलिश हैं। डिफेंस सेक्टर पर भी आगे चलकर तेजी का नजरिया है। अच्छे सेंटिमेंट्स और सेंटिमेंट्स और ज्यादा पॉजिटिव होंगे, और न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां जो हैं वो भी उनके रेडार पर हैं। तो ये राय हुई तुषार प्रधान की। और अंत में मनीषी रॉय चौधरी जो कि एशिया पैसिफिक से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना आउटलुक रखते हुए बैंक
बैंकिंग और टेलीकॉम, साथ ही घरेलू फार्मा कंपनियों पर अपना उन्होंने पॉजिटिव स्टांस हमारे सामने रखा और आईटी सेक्टर में उन्होंने खासतौर से बिकवाली की राय दी है। तो ऑल इन ऑल ऑटोमोबाइल, बैंकिंग कंपनियां, साथ ही फार्मा, डोमेस्टिक फार्मा प्लेज और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हैं जो कि बड़े एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर है। ठीक है, शुक्रिया मानसी। तो बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए। चलिए इसके साथ ही अब